नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। इस बार हम शुरू कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड। और जैसा कि हम अपने ग्रुप्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर को हमको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत ज़्यादा इससे आया नहीं था, उसके पहले तो और भी नहीं आया था। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि सर इस बार पूछ लिया जाए। मुझे पिछली बार भी लग रहा था और इस बार भी लग रहा है। तो भाई, बहुत ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे कि क्या है ये, क्यों है ये सब हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं दोस्त, क्या कर रहे हैं? टाइम पास, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। और अब से मैं, आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपको मैं आपका नाम लेकर आपकी चीज़ें भी बताता रहूँगा जो कि मैंने आपकी पूरे अटेम्प्ट में नोटिस किया था कि आप ये गलती कर सकते हैं। तो आई मेक श्योर कि मैं पिन पॉइंट करूँ। जो कोई गलती नहीं करता है डेफिनेटली उसका नाम मैं हाईलाइट नहीं करूँगा। तो सिविल लॉ जो है दोस्तों, ये कंसोलिडेट और अमेंड करता है लॉ रिलेटिंग टू सिविल जुरिस्डिक्शन। आप चलो ठीक है यार, अब इंट्रोडक्शन समझ ही लें। क्राइम दो तरह के होते हैं, एक क्राइम अगेंस्ट पर्सन, एक क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ये चैप्टर, हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए, पर करेंगे तो दोस्त पूरा। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी मोस्टली सिविल नेचर के होते हैं। क्राइम अगेंस्ट पर्सन 2 होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। हम बेसिकली कौन सा पढ़ेंगे सर? सिविल लॉ पढ़ेंगे इस पूरे एक्ट के अंदर। ओके सर। सिविल लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है सर? सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड नाम है। 1908 का जो है ये एक्ट है। ठीक, 158 सेक्शन है, एक शेड्यूल है, और 51 जो है इसमें ऑर्डर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोटे मार्क में अगर पूछा जाए, कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब, जैसा कि हमने क्लास में फोकस करा था कीवर्ड पे, पहला कीवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एवरी फैक्ट, हर वो फैक्ट जो नेसेसरी है किसके लिए? प्लेंटिफ के लिए। फिर से मैं वापस इंट्रोडक्शन की तरफ चलता हूं कि सिविल केसेस में जो केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है, जिसके अगेंस्ट किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है, जो केस फाइल होता है उसको सूट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, केस फाइल करने वाला प्लेंटिफ, सॉरी, सूट या प्लेंट कहा जाता है। सूट फाइल करने वाला प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है वो डिफेंडेंट, और जो फाइल किया गया होता केस उसको सूट या प्लेंट कहा जाता है। चलिए, तो कॉज ऑफ एक्शन मतलब जहां से समस्या शुरू हुई है। तो हर वो फैक्ट जो नेसेसरी है प्लेंटिफ के लिए इन ऑर्डर टू प्रूव हिज राइट फॉर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। पॉइंट नंबर 1 बनाइए। इट मीन्स ऑल द एसेंशियल फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द राइट्स एंड इट्स इन्फ्रिंजमेंट। मतलब उसके जो भी अधिकार, अब सिविल लॉ है तो राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होगा। ठीक है, तो हर वो इसेंशियल फैक्ट जिससे उसके राइट्स हैम्पर हुए थे वो सब किस में जाएंगे? इसके अंदर। क्या यहां तक क्लियर है? सॉर्टेड है? तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। जजमेंट क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ सीपीसी में डिफाइंड है कि जो भी है स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। यार ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस में चाहता हूं कि आप खुद पढ़ें। इसके रिवीजन में अगर हमने बहुत ज्यादा समय खराब किया तो शायद हमारा चैप्टर अधूरा रह सकता है। डिक्री की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। चलिए, फिर भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिक्री बताई गई है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, कोई भी ऐसी एडजुडिकेशन जो कोर्ट ने करी है। एडजुडिकेशन मतलब कोई भी जो उन्होंने प्रोसेस करी है, लीगल प्रोसेस करी है, केस को सुना है, देखा है, सोचा है, समझा है, उसमें जो भी कोर्ट अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है, डिटरमाइनिंग द राइट्स और लायबिलिटी, और ये कंक्लूसिव नेचर का होता है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। या तो सारे मैटर्स के लिए कोई भी एक ऑर्डर या कोई भी कोर्ट का फाइनल एडजुडिकेशन हो जाए उसको डिक्री बोला जाता है, या किसी एक मैटर के लिए हो तो उसको भी डिक्री बोला जाता है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ेंगे। इसके जो इसेंशियल्स हैं वो भी हमको याद होंगे, आई होप। पर डिक्री डज नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन जिसके फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। मतलब ऑर्डर के से जो अपील होती है या अपील होती है, अपीलेबल होता है, वो डिक्री नहीं है। दूसरा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, अगर कोई डिसमिसल का ऑर्डर है वो भी डिक्री नहीं होगा। इसेंशियल ऑफ डिक्री कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होता है, नंबर 1।
ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स होता है। नंबर 2, डिटर्मिनेशन विद मस्ट बी विद रिगार्ड्स टू मैटर इन कंट्रोवर्सी, मतलब जो मैटर कंट्रोवर्सी में है उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कुछ भलता ही डिटर्मिनेशन या एनी ऑफ द मैटर एडिशनली जो आगे कवर अप किया जाए उसका अगर डिटर्मिनेशन है तो वो डिक्री नहीं होगा। एडजुडिकेशन शुड हैव बीन गिवन इन द सूट, और ये केस में ही दिया जाना चाहिए। ये 4 हो गए इसके एसेंशियल। डिक्री और जजमेंट के बीच का डिफरेंस है, मैंने 1 वर्ड डिफरेंस आपको दे रखा है, तो दोस्त इसको सेंटेंस बनाकर एग्जाम में लिख के आइएगा। बेसिस आपको साथ में दिए हुए हैं, कृपया इसको इग्नोर ना करें, ठीक। डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, ऑर्डर और इन सब चीजों की डेफिनेशंस आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से एक सेक्शन नंबर 10 की एक चीज क्या है? सेक्शन नंबर 10 की एक चीज इंपॉर्टेंट सर, सेक्शन नंबर 10 में एक प्रोविजन दिया हुआ है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस मतलब क्या होता है सर? रेस सब जुडिस का मतलब होता है, क्या होता है? स्टे ऑफ सूट। कब? हमने हमारे नोट्स के अंदर भी ये चीज पढ़ी है कि एसेंशियल कंडीशंस क्या है भाई, जब दो एक जैसे केस अलग अलग कोर्ट में सेम पार्टियों द्वारा फाइल कर दिए जाए। हमने हमारे एग्जाम्पल्स भी लिए थे, हमने इस चीज के एग्जाम्पल्स भी लिए थे, ठीक है। क्लास के अंदर हमने इसको बहुत तरीके से समझा है। इसमें एक केस लॉ भी है, मैसर्स विंग फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस मैसर्स स्वान फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर मेरे और आपके बीच में एक केस है, मैं एक्स सिटी में केस फाइल कर दूं, आप वाई सिटी में कर दो, जानबूझ के, ताकि टाइम पेंडिंग जाता रहे, हमारा समय खराब हो। केस के अंदर पार्टी सेम है, फिर से सुनना, केस के अंदर पार्टी सेम है, मैटर जो है, मैटर इन इशू है, वो पहले वाले सूट का दूसरे वाले सूट में डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू है। तीसरी चीज कि पहले जो केस फाइल हुआ है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में हुआ है पर वो अभी भी पेंडिंग है, उसका डिसीजन नहीं आया, और दूसरा सूट अलग अलग टाइम पे दूसरे समय फाइल हुआ है। मतलब दोनों सूट एक ही समय पे फाइल नहीं हुए, डिफरेंट टाइम्स फाइल हुए हैं। ये इसकी क्या हो गई? इसेंशियल्स हो गए। आपको याद क्या रखना है सर? यही चीज याद रखना है सेक्शन 10 में, रेस सब जुडिस में। क्या याद रखना है? और ये स्टे ऑफ सूट है, मतलब अगर दो पार्टी सेम मैटर पे, सेम पार्टीज अगर अलग अलग कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में केस फाइल कर दे, पुराना वाला अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो लेटर वाला, बाद वाला, अनदर सूट नहीं लिखना था, लेटर सूट वुड बी स्टेड। एसेंशियल कंडीशंस क्या है? द मैटर शुड मस्ट बी इन द टू सूट्स, द मैटर मस्ट बी टू सूट्स इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम्स, द मैटर मस्ट बी टू सूट्स इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम। दूसरा पॉइंट बोलने लगा था पहले, ये बोल रहा है कि मुद्दा मेन ये होना चाहिए कि दो अलग अलग सूट्स अलग अलग समय पे इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हाँ, तो मैटर इन इशू इन द लेटर सूट, मतलब बाद वाले केस में, शुड बी डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू इन अर्लियर सूट, मतलब पहले वाले केस में जो मैटर है वही डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू कौन से में है? दूसरे वाले केस में भी। तीसरा, ये जो सूट्स है वो सेम पार्टी के बीच में होना चाहिए, और अर्लियर सूट जो है वो अभी भी पेंडिंग है, और पेंडिंग कहाँ है? सेम कोर्ट या फिर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, बट फॉरेन कोर्ट में नहीं हो सकता है, इंडिया में ही पेंडिंग होना चाहिए। केस स्टडी ऐसी भी आ सकती है कि क्या फॉरेन कोर्ट के अंदर एक केस पेंडिंग है तो रेस सब जुडिस लगेगा, यस और नो? आपको क्या बोलना है? कि नहीं लगेगा। क्लियर? चलो, फिर आता है रेस सब जुडिकेटा। इसके अंदर ये जो लिखा है मैंने, एक एग्जाम्पल कि सूट फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट इन अ रेंट कंट्रोल स्टैट्यूट कैन नॉट बी सॉट टू बी स्टेड अंडर सेक्शन 10 on the ground that tenant has earlier filed a suit for specific performance against the landlord on basis of agreement of sale of disputed premises in favor of tenant। तो दोस्त ये वाला एग्जांपल आपको कंफ्यूज कर सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में जाए कि ना जाए, क्योंकि उसमें भी सेक्शन 5, 6, 7 में हमने पढ़ा है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन डिस्पोजेशन वाला। तो इसमें सीपीसी के प्रोविजन लगेंगे कि क्या लगेंगे? तो ये पैराग्राफ जरूर से पढ़ के जाए, बहुत काम है इस पर कि ऐसी अगर केस स्टडी आ गई तो हमारा काम हो जाएगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे जहां सबको कंफ्यूजन होने की संभावना है। स्टार मार्क करके रखिएगा, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, और याद रखिएगा कि ये रेस सब जुडिस का नहीं है, इसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अलग चीज लग सकती है, रेस सब जुडिस में नहीं आएगा। फिर आता है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा के अंदर सिर्फ इतना है कि जो पुराने वाले 4 पॉइंट है सेम है, पर पहले वाला सूट अभी पेंडिंग नहीं है, वो ऑलरेडी इट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। सॉरी।
तो पहला पॉइंट इसके एसेंशियल्स में से, मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट शैल आल्सो बी डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू इन लेटर सूट। इन मैटर ऑफ टैक्सेशन, ये टैक्सेशन वाला केस लो बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मदन मोहन। ये बोल रहा था कि हमको पिछली बार टैक्स लगा दिया तो इस बार क्यों लगा रहे हो, ये तो रेस जुडिकेटा हो गया। तो मना करने का, भाई ऐसा नहीं, रेस जुडिकेटा का मेन इंटेंशन ये है कि एक केस एक बार अगर डिसाइड हो गया तो उसको दूसरी बार नहीं चला सकते, पर टैक्स तो हर साल लगेगा ना, अलग अलग असेसमेंट ईयर का। ठीक, फॉर्मर सूट हैज बीन डिसाइडेड, फॉर्मर सूट मतलब जो ऑलरेडी पहले डिसीजन हो चुका है जिन पे। द सेट सूट द सेट इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, फाइनल एडजुडिकेशन उसका हो चुका है, सेम पार्टीज के बीच में था। ठीक, और सेम उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर था। रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको दिया गया है। अगर बहुत रैंडम क्वेश्चन पेपर बनाए आईसीएसआई तो ये क्वेश्चन पूछ सकती है। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में, उसके हिसाब से हमने 5 पॉइंट बना रखे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। रेस जुडिकेटा किस पे बेस्ड है, ये 4 पॉइंट्स। इसका अगर ऑब्जेक्टिव्स आ जाए तो अपन ये लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एंड वेन्यू ऑफ सूट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। तो इस बार टेबुलर फॉर्मेट में आपको दे रखा है कि 3 तरह की, जो एक तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो सकती है और एक सब्जेक्ट मैटर हो सकती है, जो कि हमने पढ़ रखा है। ये प्लेस ऑफ सुइंग, ये भी हमने हमारे नोट से सब कुछ कवर अप कर रखा है। फिर सेट ऑफ काउंटर क्लेम, इक्विटेबल सेट ऑफ, ये हमको मेजर, इसका डिफरेंस भी एक बार हमको देखना है। फिर इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हर बार क्वेश्चन आने की संभावना होती है, 1-2 बार पूछा भी गया है। फिर ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट मतलब कोर्ट की इसकी पूरी प्रोसेस, जो कि हमने क्लास में रियल एग्जाम्पल लेके चीजें समझी है। डिलीवरी ऑफ समन हम लोगों ने समझा है। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ये प्रोसेस वाइज आपको इसके अंदर दे रखी है और सिस्टमैटिक दे रखी है, मैं यही बोलूंगा आपको। और ये अपील्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इन्हीं नोट से पढ़ें, बहुत सेग्रीगेटेड और सिस्टमैटिक बना के दिया आंसर के हिसाब से, ये बड़े मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये इसके अंदर इतना सारा कंटेंट है। सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन ये चैप्टर का आखिरी हिस्सा होता है, माइनर वाला या कॉर्पोरेशन वाला ये आ सकता है। समरी प्रोसीजर, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ये तो सीआरपीसी उसमें भी दिया हुआ है। समरी जजमेंट भी एक बार पूछा गया है लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में। पावर ऑफ सिविल कोर्ट और उसके एक्सरसाइज ऑफ पावर वगैरह, ये चीज़ें अपने को इसमें है। तो हमने अभी एक बेसिक हिस्सा कवर किया है, अब हम आगे बढ़ेंगे बिना समय खराब किए। ठीक, चलो, कहाँ थे, हाँ, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट एंड वेन्यू ऑफ सूट्स। चलो भाई, अ लिमिटेशन ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट में बी ऑफ 4 काइंड। एक, जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर बेसिस पे हो सकता है। फिर आपका हो गया टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, प्लेस ऑफ सुइंग और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फिर हो गया जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन, व्यक्ति के अनुसार। और एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, डिपेंडिंग ऑन द पिक्यूनरी वैल्यू ऑफ सूट। तो ये आमतौर पे जुरिस्डिक्शन को इन कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया है। सब्जेक्ट मैटर हम देखते हैं, तो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सर्टेन मैटर्स, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स है वो स्पेसिफिक कोर्ट्स के पास से लिमिटेड है और ये कानून के द्वारा किया जाता है। जैसे एक स्मॉल कॉज का जो कोर्ट होता है, इट कैन ट्राई सूट फॉर मनी ड्यू अंडर प्रोमिसरी नोट या सूट फॉर प्राइस ऑफ वर्क डन, ये छोटे छोटे केसेस। फिर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, तो टेरिटोरियल लिमिट फिक्स कर दी गई है हर कोर्ट की सरकार द्वारा, तो इट कैन ट्राई मैटर्स फॉलिंग अंडर दोस टेरिटोरियल लिमिट्स ओनली। फिर आएगा आपका जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन्स, ऑल पर्सन्स ऑफ वॉट एवर नेशनैलिटी आर सब्जेक्ट टू जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट एक्सेप्ट फॉरेन स्टेट, उसका रूलर और रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो 3 लोगों का था। ठीक, 3 लोगों की स्पेसिफिक चीज, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कंसेंट हो तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा आपका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिपेंडिंग अपॉन पिक्यूनरी वैल्यू ऑफ सूट। इसके अंदर सिर्फ इतना है दोस्त, सेक्शन 6 के हिसाब से, कि कोर्ट्स की ना पिक्यूनरी वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हैं कि इतने रुपए तक के केस होंगे तो इस कोर्ट के पास जाएगा, इससे ऊपर के होंगे तो इस कोर्ट के पास जाएगा, इससे ऊपर के होंगे तो इस कोर्ट के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। दैट्स इट। चलो, हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई पिक्यूनरी वैल्यू नहीं होती। फिर 3 टाइप की और जुरिस्डिक्शन होती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन,
अ कोर्ट ट्राइज एंड डिसाइड सूट फाइल बिफोर इट, मतलब जिसके पास पहली बार केस फाइल होता है, जैसे पिक्यूनरी लिमिट है 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो 50 लाख वाले के पास जब पहली बार केस फाइल होगा तो वो बोला जाएगा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उसने केस सुना। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब जिसके पास डिक्री पास हुई है सबऑर्डिनेट कोर्ट से और उसके अगेंस्ट में उसके पास अपील फाइल करी गई, तो वो ही एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास क्रिमिनल एपीलेट दोनों ज्यूरिसडिक्शन होती है, ठीक है, क्लियर। चलो प्लेस ऑफ सुइंग के हिसाब से अपन आ जाते हैं। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन नंबर 16, इसमें 16, 17, 18, 19, 20 ये हमारे नोट्स में और सिस्टमैटिक दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, पर इसमें हेडिंग्स सेपरेट करके लिखा हुआ है। अब ये आंसर्स के हिसाब से, गाइडलाइन आंसर्स के हिसाब से कंटेंट बनाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, subject to pecuniary other limitation prescribed by any law, following suits related to property, specifically immovable property से related बात चल रही है, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction property is situated। मतलब सेक्शन नंबर 16 के हिसाब से बाकी सारी चीज़ों को हम कर दे अवॉइड, तो प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है जिस लोकल लिमिट में वहीं केस फाइल होना चाहिए, जैसे फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोरक्लोजर और सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्टगेज या चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे ये 2-3 चीज़ें हैं। कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे सर, ये इतनी सारी चीज़ें लिखने की क्या जरूरत है, केस स्टडी में एग्जाम्पल डाल देते हैं इसलिए, ठीक, क्लियर है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, मतलब 2 कोर्ट, ये कोर्ट ए और बी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड है, दोनों की जुरिसडिक्शन में आती, तो किसी में भी केस फाइल हो सकता है और बाकायदा वो कोर्ट उसका कॉग्निजेंस ले ले। तो लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन है वो अनसर्टन है, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था इंदौर और वो लोटस वैली वाला गुलावट का, क्या हतोत उसका, तो कोई भी कोर्ट इसमें भी प्रोसीड कर सकता है, ठीक। इसके बाद आखिरी था वेयर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहाँ पर रॉन्ग हुआ वहाँ या फिर जहाँ पर डिफेंडेंट रहता है। और अदर सूट्स जो है सेक्शन 20 के हिसाब से टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, रेसिडेंस, बिजनेस एक्टिविटी या लोकेशन जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ या डिफेंडेंट रहता है वहाँ पर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ना, वैसे बड़ा टॉपिक है तो इंडिविजुअल पॉइंट पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आते हैं सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और इक्विटेबल सेट ऑफ पे। ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से पूछा जाना भी चाहिए, काम की चीज़ है। सेट ऑफ भी हमने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि सेम ट्रांजैक्शन होती है या नहीं होती है, अलग अलग ट्रांजैक्शन होती है तो क्या होता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है भूमिका, विधान, रिद्धि सिद्धि काव्या और कौन था, माधव, जो भी लोग साथ में आए थे, अय्यर साहब वगैरह वगैरह। तो अगर आपको ठीक से ध्यान हो तो प्लीज़ उससे रिजेंबल कर लेना, उसको याद कर लेना, इस चीज़ को वैसे ही लिंक करके लिख के भी आना वहाँ पे। हम क्लास में जो भी रोए, इतनी मेहनत जो आप लोगों ने की है कि आप बार बार पोडियम के पास आते थे और बोलते थे और पार्टिसिपेट करते थे, तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो दोस्त सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है पहले पढ़ ले फिर समझेंगे, ठीक। सेट ऑफ विच इज अ रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, मतलब रेसिप्रोकल एक्विटल ऑफ डेट, 500 दे पहले तू मेरे 300 दे। इट हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग प्लेंटिफ्स क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट क्लेम बाय डिफेंडेंट एज अ काउंटर क्लेम। सेट ऑफ में सामने वाला भी एक काउंटर क्लेम कर लेता है और उतना प्लेंटिफ का हट जाता है। मैं तुमसे 500 मांग रहा हूँ, तुम मुझसे 300 मांग रहे हो, तो अब मैं तुमसे नेट चल 200 दे, ठीक, क्लियर। वेयर इन द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी the defendant claims to set off against plaintiff's demand any ascertained sum of money legally recoverable by him not exceeding pecuniary jurisdiction of court। मतलब ऐसा नहीं कि मैं 1 लाख मांग रहा हूँ, तुम 50 मांगना है और वो छोटा कोर्ट है तो उसकी लिमिट से ही ज़्यादा मांग रहे हो, वैसा। सेट ऑफ का इफेक्ट क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज अ प्लेंट इन क्रॉस सूट सो एज टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट। मतलब क्रॉस सूट अगर अलग अलग फाइल करते तो जो इफेक्ट होता है वैसा का वैसा ही इसमें होता है। क्रॉस सूट फाइल करो, मैं अलग फाइल करूँ 500 का, तुम अलग करो 300 का, फिर दोनों अलग अलग एग्जीक्यूशन लगाए, तुम मेरे से 300 वसूलो, मैं तुमसे 500 वसूलूँ, तो घुमा फिरा के इफेक्ट तो नेट 200 का ही आ रहा है, तो वैसा ही इफेक्ट पड़ता है,
ठीक, फिर आता है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम मतलब बताओ जल्दी, जल्दी ही याद तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत। सेम सेट ऑफ जैसे ही होता है, ठीक है। एडवांस वगैरह का जो चीज़ें होती है अलग अलग ट्रांजैक्शन वाली, डिक्री एग्जीक्यूशन वाली, सेम सेट ऑफ जैसा है, पर एडवांस वगैरह सेम ट्रांजैक्शन वाली जो चीज़ लिखी है वो, ये अपने नोट से आप चाहो तो कर सकते हैं। इसमें क्रॉस एक्शन भी इनिशिएट कर सकता है डिफेंडेंट चाहे तो। फिर आता है इक्विटेबल सेट ऑफ। डिफेंडेंट इज परमिटेड टू क्लेम इक्विटेबल सेट ऑफ अगर अनसर्टेन सम ऑफ मनी वेयर द क्लेम अराइजेस आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन विच कैन बी कंसिडर्ड एज वन ट्रांजैक्शन। इसमें अपन ने वो वाला एग्जांपल लिया था दोस्तों, वो पब्लिकेशन वाला, ऑथर वाला, एडवांस दे रखा है बुक्स वाला, ठीक है। इसका डिफरेंस एक बार ढंग से प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर है आपकी इंजंक्शंस और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट टॉपिक जिसकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है। कोर्ट चाहे तो किसी भी पार्टी द्वारा एप्लीकेशन लगा के जब केस चल रहा होता है या उसको ठीक लगे तो एक ऑर्डर पास कर सकती फॉर डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर में इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी कागजात डिटेन कर लिया, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करवा लिया, या कोई भी इंस्पेक्शन कर लिया आपकी ज़मीन वगैरह का। ऑथोराइज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को टू एंटर अपॉन एनी लैंड और बिल्डिंग इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी टू सच सूट, या फिर ऑथोराइज कर सकते हैं कि कोई भी सैंपल वहाँ से ले लिया जाए या कोई भी ऑब्जर्वेशन देखी जाए या एक्सपेरिमेंट किया जाए। जैसे ज़मीन में, खेत वेत में होता है ना कि क्वालिटी ऑफ लैंड चेक करने के लिए सैंपल लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। केस चलने के दौरान कोर्ट चाहे तो जितना भी अगर सामान जो भी जैसे पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है तो कोर्ट चाहे तो वो पैसा कोर्ट में जमा करने का ऑर्डर भी दे सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑर्डर नंबर 4। अब ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हम बहुत डिटेल में क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केस में अगर एक या एक से ज़्यादा गलत पार्टी को हमने पार्टी बना लिया है, गलत इंसान को, तो आपको उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोर्ट जो है वो चाहे तो उन गलत पार्टियों को हटा के सही पार्टी को केस में ज्वाइन कर सकता है। स्टेज ऑफ सूट, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, केस इंस्टीट्यूट करके कि कौन किस पे केस फाइल कर रहा है, कैसे सर्विस ऑफ समन होता है, कैसे डिफेंडेंट आता है, अपीयर होता है तो क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करता है वगैरह वगैरह, अपीयरेंस का, नॉन अपीयरेंस का। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिफेंडेंट के पास क्या 4 रेमेडी है अगर एक्सपार्टी डिग्री पास हो जाए तो, कि वो अपील फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड एक्सपार्टी डिग्री, या ही में फाइल व्हाट सूट टू सेट असाइड एक्सपार्टी डिग्री ऑपरेट बाय फ्रॉड। पर अगर नॉन सर्विस ऑफ समन की वजह से हुआ है तो उस पर नहीं मिलेगा। ये भी अतरंगी क्वेश्चन है। डिस्कवरी एंड इंटरोगेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डिस्कवरी मतलब फाइंडिंग आउट मटेरियल फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट from an adversary in order to know and ascertain the nature of case, or in order to support his own case, or in order to narrow the points at issue, or to avoid providing admitted fact। क्या मालूम क्या बोला सर, कुछ समझ नहीं आया। तात्पर्य है कि भाई कोई भी मटेरियल फैक्ट या डॉक्यूमेंट ऐसे फाइंड आउट करना जो उस केस में ऑर्डर को एडवर्स या मतलब उसकी काया पलट कर सकते हैं। तो डिस्कवरी 2 तरह की होती है, एक इंट्रोगेटरीज और एक डॉक्यूमेंट। इंट्रोगेटरी मतलब ओरली किसी से पूछताछ करके निकालना, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर कोई चीज नहीं। डिस्कवरी का लिटरल मीनिंग समझो क्या है, कुछ भी खबर निकालना, कुछ भी चीज डिस्कवर करना, कुछ भी चीज पता लगाना। अब पता 2 तरीके से लगाया जा सकता है, कोई खबर कैसे निकाली जा सकती, क्या तो पूछताछ करके इंट्रोगेशन से, या फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, है ना, और कोई तरीका है नहीं है। डिस्कवरी के ऑब्जेक्ट्स क्या है, टू असर्टेन द नेचर ऑफ केस ऑफ एडवर्सरी या मटेरियल फैक्ट्स फॉर द एडवर्सरीज केस। एडवर्सरी मतलब सामने वाले जिसके साथ गड़बड़ है। ऑब्टेन एडमिशंस ऑफ एडवर्सरी फॉर सपोर्टिंग पार्टीज ओन केस मतलब जो भी एडवर्स चीज है उसके एडमिशंस आप एक्सेप्ट करो ताकि आपका केस स्ट्रांग हो, सामने वाले का डिस्ट्रॉय हो। नैरो द पॉइंट्स एट इशू मतलब मुद्दा सही तरीके से समझ लोगे तो केस का स्कोप थोड़ा कम होगा और जल्दी डिसीजन आएगा।
अवॉइड एक्सपेंस एंड एफर्ट इन प्रूविंग एडमिटेड फैक्ट्स, मतलब फालतू की चीज़ों को देखने में समय खराब ना हो। फिर है डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज, इंट्रोगेट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन एडवर्सरी एंड हिज काउंसिल, उन दोनों के बीच में कुछ भी अगर बातचीत हुई है तो उसकी खबर निकाल लो, पूछ लो। टू ऑब्टेन डिस्क्लोजर्स इंजूरियस टू पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ऐसे डिस्क्लोजर जो है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हानिकारक हो सकते हैं उनको चुपचाप पता करो। फिर है इंट्रोगेटरीज दैट आर ऑफ फिशिंग नेचर, फिशिंग मतलब विच डू नॉट रिलेट टू सम डेफिनाइट और एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस बट आर रिजॉर्टेड टू इन अ स्पेक्युलेटिव मैनर टू डिस्कवर समथिंग विच में हेल्प अ पार्टी मेकिंग इंट्रोगेटरीज, मतलब ऐसे जो तुक्के में नहीं निकालते कोई चीज़ है जो पार्टी को काम आ सकती है। डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट सिंपल चीज़ है, पार्टी के एविडेंस बताना, लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज बताना है और वही सारी चीज़ें, पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है तो। फिर है एडमिशन बाय पार्टी, जब एक पार्टी कोई भी चीज़ को एडमिट कर लेती है तो एडमिशन ऑफ पार्टी। इश्यूज के ऊपर आज तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, पर इश्यूज मतलब जो कोर्ट फ्रेम करता है वो। इश्यूज क्या होते हैं, तो इट अराइजेस व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ अ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी, एक पार्टी अफर्म करे दूसरी पार्टी डिनाई करे, तो कोर्ट इशू बनाता है कि मेन मुद्दा क्या है, मतलब झगड़ा क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट नहीं बोलेंगे सॉरी, इशू मतलब मेन दिक्कत क्या है। एक पार्टी कोई चीज़ एडमिट करे दूसरे डिनाई करे, तो कुत्ता नहीं मैं नहीं हूँ, तू पागल नहीं मैं नहीं हूँ, तू पागल है हाँ मैं हूँ, फिर क्या दिक्कत है, डिनाई करे तभी तो इशू होगा। इश्यूज आर टू बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ विच आर टू बी गैदर्ड फ्रॉम फॉलोइंग एलिगेशंस, जो प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट में लगाए गए हैं, एलिगेशंस मेड बाय पार्टी or persons present on behalf of their pleaders, allegations in answer to interrogatories, डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है वो, स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए हैं या विटनेस ने बोला है। होता ना ओपन ने एग्जाम्पल लिया था क्या, रिद्धि सिद्धि किसने 1 लाख रुपए दिए थे मुझे उधार एग्जाम्पल में, और उसमें वो बोला था कि भाई उसने कैश में दिए हैं, तो प्रूव कैसे करेगी, वो बोल रही मुझे पैसे लेना है, मैं बोल रहा हूँ मैंने तो लिए ही नहीं थे, या मैंने उनको वापस कर दिए, या उन्होंने मुझे जो पैसे दिए थे मैंने तो उसके बदले में बिल प्रोड्यूस कर रखा जिसपे उनके साइन है। तो ये सारे इश्यूज बनते हैं, कोर्ट ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि क्या इसने इसको पैसे दिए थे, यस और नो हाँ दिए थे, क्या उधार थे, यस और नो, हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर हियरिंग ऑफ सूट और एफिडेविट्स, जजमेंट डिक्री, सब वही चीज़ और एग्जीक्यूशन। फिर आती है आपकी अपील्स। अपील बेसिकली 4 तरह की है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, सेकंड अपील, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स और अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सर सेकंड अपील भी होती है, फर्स्ट अपील क्या होती है, तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री को ही फर्स्ट अपील कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों ये, इस पे बहुत आता है, रेफरेंस रिव्यू रिविजन पे भी आ सकता है। बस अब तो आखिरी आखिरी के जो इंडिविजुअल टॉपिक्स है सारे ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। चलो, अगर आप लोगों को लगे कि ये स्पीड में हो रहा है रिविजन, तो आप मुझसे अलग से वापस से आप मुझे बता सकते हैं, मैं चैप्टर वापस कवर कर लूँगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक एग्ज़ाम नहीं आती तब तक जो करना होगा हम वापस कर सकते हैं, घबराने का नहीं, पर प्लीज़ पढ़ते रहो। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री क्या होता है, एक मिनट यार। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज क्या होता है, दीज अपील्स में बी प्रेफर्ड इन द कोर्ट सुपीरियर टू कोर्ट पासिंग द डिक्री, मतलब ओरिजिनल डिक्री में जिसने केस फाइल किया यार उसके अगेंस्ट में जो अपील लगा रहे हैं वो। एन अपील में लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी है तो उस पर भी लगा सकते हैं, बट अगर दोनों के कॉन्सेंट से सेटलमेंट में कोई डिक्री पास होती है तो दोनों पार्टी के, तो वो अपीलेबल नहीं होती। सेकंड अपील सेक्शन 100 के हिसाब से हाई कोर्ट में लगती है, किस डिक्री के अगेंस्ट, जो किसी अपील में ही सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास की, मतलब ऊपर वाली जो ओरिजिनल डिक्री की अपील थी उसके अगेंस्ट में कोई अपील अगर हमने फाइल की है तो वो काय में जाएगी, हाई कोर्ट में सेकंड अपील के फॉर्मेट में जाएगी। अपील फ्रॉम ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर्स अगर ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील फाइल कर रहे हैं तो वो अपील फ्रॉम ऑर्डर कहा जाएगा, इसमें बहुत डिटेल आपको याद रखने की जरूरत नहीं। अपील टू सुप्रीम कोर्ट कब, जब अगर हाई कोर्ट से कुछ गड़बड़ हो गई है वो, या सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने सेक्शन 112 के तहत उसको लीव ग्रांट करी है, या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो फिट टू बी अपील अंडर सुप्रीम कोर्ट है तो। रेफरेंस रिव्यू और रिविजन, आई होप ये आपको याद होगा। अगर आपको इस टॉपिक में फिर से कोई डाउट आता है तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। मैं ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि अगर किसी
सबऑर्डिनेट कोर्ट को किसी भी केस में अगर दिक्कत लगती है, कोई पॉइंट ऑफ लॉ समझ में नहीं आता है, तो वो हाई कोर्ट को रेफरेंस दे सकता है कि सुनो सर, सब बड़े भैया से पूछते हैं, अपन खाना बनाते तो मम्मी से नहीं पूछते, कुछ आता है तो मम्मी बताना है इसको और क्या करूँ, इसमें अब ऐसा नमक ज़्यादा हो गया तो अब इसको ठीक कैसे करूँ। तो दैट्स इट, हाई कोर्ट से रेफरेंस लेना हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसको बताए। फिर रिव्यू मतलब सेम कोर्ट के सामने अपन एक केस को वापस से खुलवाते हैं और उनको बोलते हैं एक बार और चेक कर, ठीक है। और फिर आता है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट करता है यूजुअली, आमतौर पर रिवाइज करता है चीज़ों को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। फिर सूट बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, इसमें सिर्फ इतना है भाई, इसमें मैं तीन तुमको समझा देता हूँ। कॉर्पोरेशन कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो है नहीं, सिनॉप्सिस अगर आप इसकी समझो तो इसमें लिखना क्या होता है, कॉर्पोरेशन खुद सूट तो फाइल नहीं कर सकती। कौन फाइल करेगा सूट, बाय और अगेंस्ट दोनों है ना, तो अगर सामने कॉर्पोरेशन हो तो सर्विस ऑफ समन कैसे होगा और एग्जीक्यूशन कैसे होगा ऑर्डर का, बस। तो उसका डायरेक्टर या सेक्रेटरी वो वेरीफाई करेगा प्लीडिंग्स को, सर्विस ऑफ समन तो वही डायरेक्टर, सेक्रेटरी या प्रिंसिपल ऑफिसर को किया जाएगा या उसका रजिस्टर एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, और एग्जीक्यूशन उसके अगेंस्ट होता है। बस इससे ज़्यादा ये तीन सिनॉप्सिस के पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिए तो आपके आंसर्स बिना देखे बन जाए। सूट बाय और अगेंस्ट माइनर या लुनेटिक हो तो, माइनर है तो लीगल गार्जियन के थ्रू फाइल करें, सर्विस ऑफ समन भी उसी के थ्रू होगा, ल्यूनेटिक्स में भी वही सेम चीज़। अगर लीगल गार्जियन नहीं है तो कोर्ट खुद अपॉइंट करेगा नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड उसका, यानी कि जो उसके हित में काम करे। माइनर जब मेजॉरिटी में आ जाएगा तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उस केस को कंटिन्यू करे या रिजेक्ट कर दे। समरी प्रोसीडिंग्स या प्रोसीजर है, यार मेरे को तो लगा था बहुत लंबा जाएगा ये एक्ट, फिर ये तो और शॉर्ट में निपट गई। अच्छा है, जब मैं सेकंड पार्ट वापस कराऊंगा एक बार सारे चैप्टर खत्म करके, ये वाला शेड्यूल खत्म होगा मई में, वापस रिवीजन लेंगे, तब अगर कुछ छूटता है, कुछ आपके वापस से मेरे पास रिवर्ट आते हैं कि सर ये टॉपिक वापस करा दो, तो मैं उस मैराथन में या उस पार्शियल रिवीजन सेशन जैसे भी हम प्लान करें कि एक साथ पूरे चैप्टर्स करें या 2 पार्ट में करें या 4 पार्ट में या 12 पार्ट में, तब मैं वो टॉपिक्स और वापस कवर कर लूँगा ताकि आपका और फिर से सही तरीके से हो जाए। ठीक, कहाँ थे हम? समरी वे में भी केस जो है वो ट्राई किया जा सकता है, बट छोटे छोटे केसेस नहीं होते, जैसे सेक्शन 262 265 ऑफ सीआरपीसी जो था वो समरी ट्रायल्स के बारे में बात करता था, ऐसे ही इसमें भी जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उसका समरी ट्रायल हो जाता है। समरी प्रोसीजर सीपीसी में कम आता है, स्टिल आप इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट के बारे में ये ध्यान रख सकते हैं कि ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी में होता है, ठीक है। इसमें सामने वाले को डिफेंस मतलब लेने का वो नहीं दिया जाता है, समरी सूट्स में ऐसे ही होता है, मेनली ये सीआरपीसी वाला ही है और समरी जजमेंट भी वैसा सा ही है। तो ये जब आपका सब हो जाए तो एक बार रीड करना, अदरवाइज इतना टेंशन नहीं लेना। अब वो हर बार कुछ हम ट्रिब्यूनल्स में पढ़ते हैं ना कि सिविल कोर्ट के कुछ पावर, इट विल एक्सरसाइज द सेम पावर एज दैट ऑफ सिविल कोर्ट, उसमें वो 4 पॉइंट, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन and examining him on oath, requiring discovery and production of document, receiving evidence on affidavit, or power to regulate its own procedure, issuing commission for examination of witness। तो ये सारी चीज़ जो दूसरे ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट के कौन कौन से पावर हो सकते हैं उनके नाम, 4-5 चीज़ें भी लिख ले तो चलेगा। कंपनीज एक्ट से सेबी में, इनकम टैक्स में, इन सब के पास से सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, बस इसके आगे का आपके काम का नहीं है। ये मीडिएशन और सेटलमेंट वगैरह चीज़ आप न भी पढ़े तो चलेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट सिविल प्रोसीजर कोड, ये हमने एक बार ओवरव्यू देखा। अब हम वापस चलेंगे इस एक्ट की तरफ शुरू से। तो दोस्त सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब हर वो फैक्ट विच इज नेसेसरी फॉर हुम डिफेंडेंट या प्लेंटिफ, गेस करो सर प्लेंटिफ, क्योंकि केस फाइल कोई करेगा। नेसेसरी फॉर प्लेंटिफ इन ऑर्डर टू प्रूव हिज राइट या सपोर्ट हिज क्लेम
फॉर एक्शन इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। ऐसे करके आपको ध्यान रखना। डिक्री क्या, डिग्री की डेफिनेशन याद नहीं हो ना तो इसेंशियल से बना लेते। क्या, फॉर्मल एडजुडिकेशन, कंक्लूसिव होता है, राइट्स डिटरमाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल या सर्टेन मैटर्स, सब्जेक्ट टू सूट, विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। ये चार चीजों को आपको ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद क्या वापस रिवाइज कराना था, स्टे ऑफ सूट, एक होता है रेस्ट सब्जुडाइज, सेक्शन 10, एक होगा आपका रेस्ट जुडिकेटर, सेक्शन 11, रेस्ट सब्जुडाइज और रेस्ट जुडिकेटर। इसमें सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, two different suits must be instituted at two different times, same। इसमें former suit is pending, इसमें pending, इसमें former suit has been conclusively decided, सेम पार्टीज था ये। सब्जेक्ट मैटर शैल बी डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू, सेम इसमें भी। तो इसमें स्टे लग जाएगा और इसमें केस रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें डबल जो पार्टी नहीं हो कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे डबल लिटिगेशन नहीं हो, अपील लगाओ भाई, सेम केस का एक ले लगाते हो। और इसमें तब तक स्टे लग जाता है जबकि पहला वाला फाइनल डिसाइड नहीं हो जाए, और जैसे ही पहला फाइनल डिसाइड होता है तो रेस्ट सब जुडिस से रेस्ट जुडिकेटा पे स्विच हो जाएगा। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हो गए। फिर इनका देखो, मैटर एडजुडिकेटेड इज फाइनल, स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ये सारी चीजें हैं। ये आपको इस तरीके से याद रखनी है। फिर हम एक बार और वापस चलें, और अगला क्या है, प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर, ये वो तो सिंपल है। इसमें आप चाहो तो अपने नोट्स से पॉइंट, और मतलब अपने बुक वाले नोट से पॉइंट्स याद रखना। प्लेस ऑफ सुइंग टेरिटोरियल, बस सेट ऑफ काउंटर क्लेम। आई डोंट थिंक इसमें और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए। प्लीज़ यार एक बार आज इसको ख़त्म कर लो, आजकल में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे और इसको और कवर अप करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और कोई टॉपिक्स ऐसे जिसका आपको फिर से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताते चलें, कीप ऑन डूइंग दैट। और मैं कल आपको एक टेस्ट पेपर भेजूंगा पुराने वाले का, जो पुराना चैप्टर हमने कवर किया था, और हम उस पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, लगे रहो, बाय बाय।